सोलो लेवलिंग के सीजन 2 एपिसोड 3 में हमें एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराया जाता है जो कि बाद में बताया जाता है कि संग जिनवू का फादर है। और एपिसोड के अंदर वो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस बताया गया और पता चलता है कि वो एक डंजन के गेट के अंदर से आया है, इसलिए उसको ह्यूमन भी कंसीडर नहीं करा जा रहा और एक मैजिकल बीस्ट की तरह ट्रीट करा जा रहा है। नाउ संग जिनवू के फादर को इंग्लिश नहीं आती है, वो कोरिया से है, तो इसीलिए डोंगसू को बुलाया जाता है कोरिया से वापस अमेरिका ताकि वो उसका इंटरोगेशन कर सके और पता लगा सके कि आखिरकार वो एक मैजिकल बीस्ट है या एक ह्यूमन या फिर उसका मकसद क्या है। और इसके अलावा में एपिसोड में कुछ भी नहीं बताया जाता जिनवू के फादर के बारे में और आने वाली स्टोरी में भी वो बहुत टाइम तक नहीं आने वाला है। तो मैंने सोचा कि सही टाइम है कि क्यों ना इस कैरेक्टर के बारे में आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दे दूं, क्योंकि मैंने मानवा पढ़ रखी है पूरे के पूरे 200 के 200 चैप्टर। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं संग इलवान जिनवू के फादर की स्टोरी एंड हाउ पावरफुल ही इज। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है प्रेजेंट से 10 साल पहले, जब गेट्स ओपन नहीं हुए थे। तो संग इलवान एक नॉर्मल आदमी हुआ करता था, वो एक फायर फाइटर की जॉब करता था एंड ही वाज अ फैमिली मैन। वो अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करता था और तभी वहां पे गेट्स ओपन होने शुरू हुए, लोगों को पावर मिलने लगी और लोग अवेकन होने लगे। तो उसी के बाद इलवान ने अपनी फायर फाइटर की जॉब को छोड़ दिया और डंजन्स अटेंड करने लगा। वो एक हंटर बन गया और रेगुलरली डंजन्स अटेंड करने लगा। और वो डंजन सिर्फ पैसों के लालच में या फिर पावर के लालच में नहीं अटेंड कर रहा था, वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहता था आने वाले खतरों से जो कि इन डंजन्स और इन गेट से निकल सकते हैं। तो वो जाके उनको खुद ही अपने हाथों से मारने लगा। नाउ ऐसे ही एक दिन संग इलवान एक डंजन के अंदर फंस जाता है और बाहर नहीं निकल पाता है। नाउ बहुत दिनों तक इलवान की कोई भी खबर ना आने की वजह से और पता चलने की वजह से वो डंजन के अंदर फंस गया है। जिनवू और उसकी फैमिली बिलीव कर लेते हैं कि वो मर गया है, बट डंजन के अंदर भूखा प्यासा इलवान बिल्कुल मरने की हालत पे होता ही है। तभी उस डंजन के अंदर आ जाते हैं रूलर्स। तो रूलर्स और मोनार्क्स ये सब क्या है, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि इनकी हिस्ट्री बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और वो एक सेपरेट वीडियो डिमांड करती है। बट अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि एक एब्सोल्यूट बीइंग हुआ करता था जो कि डबल डंजन में तुमने वो मूर्ति देखी थी ना बड़ी सी, तो वैसा ही दिखने वाला एक एब्सोल्यूट बीइंग था जिसने मोनार्क और रूलर्स दोनों को बनाया। नाउ मोनार्क्स का काम था डिस्ट्रॉय करना और रूलर्स का काम था प्रोटेक्ट करना और ये दोनों आपस में लड़ते रहते थे। नाउ इस वीडियो के लिए इतना कॉन्टेक्स्ट बहुत है, तो वापस आते हैं अपनी स्टोरी पे। तो रूलर्स इलवान को ऑप्शन देते हैं कि वो उनका वेसल बन जाए और उनके एक टास्क में मदद करे। नाउ इलवान के पास कोई और चारा नहीं था क्योंकि वो अपनी फैमिली को बहुत प्यार करता था, उनसे दोबारा मिलना चाहता था और ड्यू टू उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था यहाँ से बाहर निकलने का, तो वो एक्सेप्ट कर लेता है। नाउ रूलर्स उसको अपनी पावर ग्रांट कर देते हैं और उसको एक टास्क देते हैं टू किल द अपकमिंग शैडो मोनार्क। और इतना कह के रूलर्स उसको सील कर देते हैं आने वाले 10 सालों के लिए। तो रूलर्स की पावर मिलने से पहले भी संग इलवान काफी ज्यादा पावरफुल था। वो एक्चुअली एक एस रैंक हंटर के बराबर था, बट जिस टाइम पे वो हंटर था उस टाइम पे रैंक वाला सिस्टम इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, तो वो कभी एक्नॉलेज नहीं हुआ। और रूलर्स की पावर मिलने के बाद वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है और वो एस रैंक से बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है। वो नेशनल लेवल हंटर की कैटेगरी में आने लग गया और नेशनल लेवल हंटर्स भी रूलर्स की ही एम्बॉडीमेंट है क्योंकि रूलर्स ने 7 ह्यूमंस को अपनी पावर दी थी और वही 7 इंसानों को आज नेशनल हंटर बोला जाता है। तो संग इलवान एक नेशनल हंटर के बराबर या फिर उससे ज्यादा ताकतवर है। तो उसके पास सारी की सारी बेसिक एबिलिटीज तो है ही, लाइक स्ट्रेंथ, एजिलिटी, एंड्योरेंस, स्पीड, बट साथ ही साथ उसके पास रूलर्स की भी एक्स्ट्रा पावर्स है, लाइक रूलर्स टच और रूलर्स ट्रांसफॉर्मेशन। रूलर्स टच बेसिकली है टेलीकाइनेसिस, किसी भी चीज को बिना हाथ लगाए अपने दिमाग से कंट्रोल करना, उसको उठाना, उसको फेंकना। और रूलर्स ट्रांसफॉर्मेशन में हंटर के ऊपर एक आर्मर आ जाता है जो कि दिखने में बिल्कुल रूलर जैसा लगता है। तो इलवान के सील होने के 10 साल बाद जब जिनवू को शैडो मोनार्क की पावर्स मिलती हैं, तो रूलर्स उसको वापस भेजते हैं उसका मिशन कंप्लीट करने के लिए जो कि था किल द शैडो मोनार्क। तभी वो एक डंजन के अंदर मिलता है जहां पे उसको पकड़ लिया जाता है और इलवान कोरिया से और उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, तो डोंगसू को वापस बुलाया जाता है कोरिया से अमेरिका उसका इंटेरोगेशन करने के लिए और पता लगाने के लिए कि आखिर उसका ट्रू मोटिव है क्या। वहीं पे वो सारी की सारी बात होती है जो हमने एपिसोड में देखी और उसके बाद इलवान चला जाता है और वो आगे बहुत टाइम तक नहीं दिखता है ना। वो गया होता है अपने उसी मकसद से टू फाइंड द शैडो मोनार्क एंड किल हिम, और साथ ही साथ दूसरे मोनार्क्स जो उसको रास्ते में मिलेंगे उनको भी मारने के लिए। और काफी चैप्टर्स के बाद हम इलवान को दोबारा देखते हैं जब वो फ्रॉस्ट मोनार्क के बारे में पता लगा लेता है, उसको ल्यूर करके अमेरिका में ले आता है और वहां पे इन दोनों की फाइट होती है, जहां पे इन दोनों की फाइट का एक्सप्लोजन इतना बड़ा होता है कि सारे के सारे हंटर्स को फील होता है। बट इलवान एक प्रॉपर मोनार्क से फाइट करने के बाद भी वहां से अनडैमेज्ड निकल जाता है। ऑल्दो वो फाइट पूरी की पूरी कंप्लीट
नहीं होती है, बट इल्वान बहुत ही कम डैमेज के साथ वहां से निकल जाता है। और फिर बाद में इल्वान को पता लगता है कि शैडो मोनार्क और कोई नहीं बल्कि उसका खुद का बेटा जिन्वू है, जिसके बाद इल्वान काफी ज्यादा टूट जाता है कि वो अपने आप को नहीं मना सकता कि वो अपने बेटे की जान ले ले, और वो अपनी सिचुएशन को लेके एग्नाइज कर ही रहा होता है। लेकिन तभी रूलर्स डिसाइड कर लेते हैं कि वो जिन्वू को नहीं मारेंगे, क्योंकि जिन्वू उनके लिए कोई थ्रेट नहीं है। जिन्वू एक तरह से उन्हीं का काम कर रहा है बाय किलिंग ऑल द मोनार्क्स। तो रूलर्स डिसाइड करते हैं कि वो जिन्वू को नहीं मारेंगे, और वो संग इल्वान को एक नया टास्क देते हैं जो कि होता है प्रोटेक्ट द शैडो मोनार्क। नाउ इल्वान डायरेक्टली तो जिन्वू से बात नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको अपना टास्क पूरा करना है टू प्रोटेक्ट द शैडो मोनार्क, जो कि आगे आने वाली जंग में होगा, जो फाइनल बैटल है। तो इसलिए इल्वान वहां से चला जाता है और कुछ टाइम के लिए फिर से वो स्टोरी से गायब हो जाता है। लेकिन इल्वान वापस आता है जब फाइनल फाइट चल रही होती है, जहां पे जिन्वू लड़ रहा होता है सारे के सारे मोनार्क से। नाउ जिन्वू की फाइट हो रही होती है 3 मोनार्क से, जिनमें से वो एक मोनार्क को मार देता है, लेकिन उसको मारने के बाद वो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है और बिल्कुल मरने की कगार पे ही होता है। और वहीं पे होते हैं फ्रॉस्ट और बीस्ट मोनार्क जो कि जिन्वू से फाइट कर रहे होते हैं ना। उसी टाइम पे जिन्वू का शैडो मोनार्क में ट्रांसफॉर्मेशन भी होने वाला होता है, बट जिन्वू की हालत बहुत खराब होती है और उसको टाइम चाहिए होता है। तभी वहां पे वापस एंट्री होती है इल्वान की, जो कि बैटल में एंट्री लेता है जिन्वू को बचाने के लिए, और वो दोनों के दोनों मोनार्क से अकेला भिड़ जाता है। वो लिटरली फ्रॉस्ट और बीस्ट मोनार्क से अकेला लड़ रहा होता है, जहां पे वो फ्रॉस्ट मोनार्क को बहुत जोर से मार के दूर फेंक देता है और बीस्ट मोनार्क के तो मुंह के अंदर चक्कू भी मार देता है। लेकिन फ्रॉस्ट मोनार्क की पावर थोड़ी ज्यादा होती है, वो फ्रॉस्ट टाइड बुला के इल्वान का एक हाथ काट देता है, जिसके बाद इल्वान डैमेज हो जाता है और ये दोनों उसे मारने आ ही रहे होते हैं। लेकिन इतने में संग जिन्वू की शैडो मोनार्क वाली ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी होती है, जिसके बाद वो उन दोनों में लपड़ लगाता है और उस मूवमेंट पे इल्वान बैटलफील्ड से चला जाता है टू टेक रेस्ट, बिकॉज क्योंकि वो बहुत ज्यादा डैमेज है और उसने अभी फ्रॉस्ट और बीस्ट मोनार्क से लड़ते टाइम इतनी ज्यादा पावर एक्सर्ट करी कि उसकी ह्यूमन बॉडी उस पावर को हैंडल ही नहीं कर पाई, जिसकी वजह से उसकी ह्यूमन बॉडी क्रम्बल होना स्टार्ट हो जाती है। नाउ इल्वान क्रम्बल होते होते बैटल को देख रहा होता है, जहां पे जिन्वू लड़ रहा होता है सारे के सारे मोनार्क से, जिनमें वो फाइनल मोनार्क जो कि होता है द ड्रैगन मोनार्क, उसको हरा देता है और वापस आता है इल्वान के पास उससे बात करने, क्योंकि वो फाइनली अपने फादर से मिल पाया। तभी इल्वान उसे पूरी की पूरी स्टोरी बताता है, ये वाली जो मैंने वीडियो में बताई है कि कैसे उसको रूलर्स ने पकड़ा था, और वो जिन्वू से माफी मांगता है कि सॉरी मैं वहां पे नहीं था जब तुम्हें मेरी जरूरत थी। और इसी के साथ इन दोनों का एक बहुत हार्टफेल्ट सा मूवमेंट होता है, जहां पे अनफॉर्चुनेटली इल्वान की डेथ हो जाती है। नाउ इस पूरी फाइनल फाइट के बाद जिन्वू को रियलाइज होता है कि यहाँ पे बहुत सारी जानें चली गई हैं रूलर्स और मोनार्क की लड़ाई के चक्कर में, और इसमें ह्यूमन काइंड का कोई दोष नहीं था और इतनी सारी जान जाने की भी कोई जरूरत नहीं थी। तो इसीलिए जिन्वू पूरी की पूरी टाइमलाइन को रीसेट कर देता है और चला जाता है सारे के सारे मोनार्क्स और रूलर्स को अकेला मारने। वो सारे के सारे मोनार्क्स और रूलर को अकेला मार देता है और उसके बाद वापस अर्थ पे आ जाता है। तो अब अर्थ पे ना ही कोई डंजन्स है ना ही कोई अवेकनिंग है, और हमें पता चलता है कि टाइम रीसेट के साथ इल्वान भी जिंदा हो गया है और इल्वान के पास अपनी सारी मेमोरीज है पिछले जन्म की, जो जो उसने किया, जो जो उसकी जिंदगी में हुआ, बट वो ऐसे प्रिटेंड करता है कि जैसे उसे कुछ पता ही ना और एक नॉर्मल लाइफ जीता है, क्योंकि एट द एंड उसे एक नॉर्मल और हैप्पी लाइफ ही चाहिए थी अपनी फैमिली के साथ। वेल ये थी पूरी की पूरी स्टोरी संग इल्वान की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और मैं सोलो लेवलिंग के ऊपर बहुत सारी वीडियोस लाने वाला हूं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो जानने में कि आगे मानवा में क्या होगा, क्योंकि मैं एक एक आर्क को कवर करने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पीस आउट।